हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ फाइट। आज हम लेके आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर्स में हमने चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत ही इजीली हो सकता है। ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। अगर इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, वो किस कारण से हो सकता है? वो हो सकता है क्योंकि कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स हैव इनफ free electrons for the conduction of इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल्स होती है, न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल्स होती हैं, जो आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंड होता है। जो आउटर मोस्ट सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंड होता है। अगर हम इसको हल्की सी भी एनर्जी दे दे, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को हल्की सी भी एनर्जी दे दे, तब ये यहां से बाहर निकल जाएगा और लैटिस में फ्रीली मूव कर पाएगा। तभी लैटिस के अंदर फ्रीली मूव कर पाएगा। यही फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ चार्ज की और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। इस बात को भी हम लिख लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड एनर्जी फ्रॉम one part to another part। यही फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। एक और चीज हम लिख लेते हैं। देयर इज फ्रीडम इन कंडक्टर for the movement of free electrons। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए फ्रीडम है। अब इसका क्या काम, इसका एक काम है, मान लो, इसको आपने नोट कर लिया होगा। सो मान लो आपके पास ये कोई कंडक्टर है। मान लो आपके पास ये कोई कंडक्टर है। अगर हम इसे चार्ज दे, अगर हम इसे चार्ज दे, अगर हम इसे चार्ज देंगे, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। और सिंस कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल है, ये अपने से इतना दूर चले जाएंगे जितना कि पॉसिबल है। सिंस अगर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो चार्ज होगा वो कंडक्टर में, वो कहां चले जाएगा? वो इसके सरफेस पे चले जाएगा। एक बात को हम लिख सकते हैं, कि चार्ज रिसाइड्स on the surface of कंडक्टर। चार्ज है वो सरफेस की कंडक्टर पे रहेगा, चार्ज है वो सरफेस के
जो कंडक्टर की सरफेस है उस पे रहेगा, बल्क के अंदर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अगर हम इसे चार्ज देंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल कर करके अपने से इतना दूर चले जाएंगे जितना कि पॉसिबल होगा। और सिंस कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल है, सो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते और बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ऐसा सब्सटेंस होते हैं जिसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं हो पाती। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो हम इंसुलेटर्स के लिए एक बात लिख सकते हैं कि इंसुलेटर्स के अंदर नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स में जो आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन्स था वो लूजली बाउंड था न्यूक्लियस से। इंसुलेटर के केस में जो आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंड होगा। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंड टू द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन सा फोर्स लगाएगा? न्यूक्लियर फोर्स। सो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर फोर्स से बहुत ही टाइटली बाउंड होगा। एक और चीज, देयर इज नो फ्रीडम फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंसुलेटर। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की कोई फ्रीडम नहीं है। सब इतना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे कुछ और बातें करते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई इंसुलेटर है, मान लो हमारे पास ये कोई इंसुलेटर है। अगर हम इसके बल्क में चार्ज दे, अगर हम इंसुलेटर को चार्ज दे, सिंस ये लाइट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट सिंस इंसुलेटर के अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो ये जो चार्ज है वो बल्क के अंदर ही रिसाइड करेंगे। सो इन इंसुलेटर्स charges resides inside the bulk। जो चार्ज होंगे वो इंसुलेटर्स के बल्क में ही रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो हेडिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग एक बार देख लेता हूं, दिख रहा है क्या? जी हाँ। सो जो पहला मेथड होगा वो होगा अपना थर्मोआयनिक इमिशन। सबसे पहले होगा हमारा थर्मोआयनिक इमिशन। मान लो ये हमारे कोई मेटल है, अगर हम इसे हीट दे, अगर हम इसे हीट दे
तब जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उसे क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। जैसे जैसे हम इसे हीट देंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा बाय दिस हीट एनर्जी, और वो मेटल सरफेस को छोड़ के, वो मेटल के सरफेस को छोड़ के, इस मेटल के सरफेस को छोड़ के वो बाहर निकल जाएगा, और ये मेटल है वो कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसे हीट देंगे वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा और इस मेटल की सरफेस को छोड़ के निकल जाएगा, और ये जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इस तरह से ये जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, चार्ज्ड हो जाएगा। सो इसको हम लिख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। When a metal is heated, the kinetic energy of electrons increases continuously a time arises when electron gains sufficient kinetic energy, एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, देन द इलेक्ट्रॉन लीव्स the metal surface and the metal becomes positively charged. This method of charging is called thermionic emission. सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले मेथड पे चलते हैं, वो जो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसे आप नोट कर लो, तब तक नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पे। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मान लो ये हमारे पास कोई मेटल है, अगर हम इस मेटल की सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करें, अगर हम इस मेटल की सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करें ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, हाई। ये फ्रीक्वेंसी हाई क्यों होनी चाहिए, हमें पता है कि जो ये लाइट या फिर ये जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी होती है HF, जितना ज्यादा F होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। सो अगर ज्यादा एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करेगा तब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है मेटल का इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होगा मेटल की सरफेस को छोड़ के आसानी से बाहर निकल पाएगा, और ये जो हमारा मेटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो अगर हमने फोटोन को गिराया ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, सो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होगा वो इस फोटोन की एनर्जी को गेन करेगा, इस फोटोन की एनर्जी को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा और इस मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, और जो अपना मेटल है वो क्या हो जाएगा, वो अपना पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। सो इसे हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लेते हैं। व्हेन लाइट या फिर फोटोन
of high energy of high frequency is incident on metal surface the electron gains kinetic energy. A time arises when the electron gains sufficient kinetic energy. At that time, the electron leaves the metal surface and the metal becomes positively charged. This method of charging is called photoelectric emission. सो आप इसे नोट करिए, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं अगले मेथड पे। जो हमारा तीसरा मेथड होगा वो होगा हमारा फील्ड एमिशन। जो हमारा तीसरा मेथड है वो है हमारा फील्ड एमिशन। मान लो ये कोई हमारा मेटल है, अगर हम इसके पास बहुत ही बड़ी प्लेट लाके रख दे, बहुत ही बड़ी प्लेट लाके रख दे, क्यू चार्ज की, सो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करते करते ये जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की सरफेस पे आ जाएगा और फिर इस मेटल की सरफेस को लीव कर देगा और ये जो मेटल है हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। हमारे ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो बड़ा होना चाहिए। जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हायर मैग्नीट्यूड इज अप्लाइड on a metal surface, ये प्लेट जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जितना इस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतने ही अच्छे से ये इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा और जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस को छोड़ के चले जाएगा और ये जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हायर मैग्नीट्यूड इज अप्लाइड, when electric field of higher magnitude is applied on a metal surface, then the electrons of metal gain sufficient energy and they leave the metal surface. The metal become positively charged and this method of charging is called field emission. So आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं।
बाय फ्रिक्शन। व्हेन चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड, जब चार्जेस प्रोड्यूस हो दो सब्सटेंस को एक दूसरे पर रब करने से, तो जो मेथड होगा चार्जिंग का उसे हम बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो चार्जिंग प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू न्यूट्रल substances is called charging by friction। मान लो हमारे पास कोई दो सब्सटेंस है, ग्लास और सिल्क। ग्लास और सिल्क, अगर हम इन दोनों को रब करें, सो क्या होगा कि एक सब्सटेंस पर से इलेक्ट्रॉन छिटक जाएंगे और दूसरे सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे। सो ये कब होगा, कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा सब्सटेंस गेन करेगा? जिसके पास एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसके पास जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जिसके पास एफिनिटी कम होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सो इसमें जो सिल्क है, सिल्क की एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा है। एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इज मोर फॉर सिल्क। और ग्लास के लिए जो एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम है। सो एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इज लेस फॉर ग्लास। सो क्या होगा कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क की सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकलेंगे और सिल्क की सरफेस पे जाएंगे। कुछ टाइम बाद जो हमारा ग्लास हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जो हमारा सिल्क हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज। इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्यों? हमने पहले लेक्चर में देखा था कि जो चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व है। जितना चार्ज इस सिस्टम का है उतना ही चार्ज जो हमारा नया सिस्टम बनेगा उसका होना चाहिए। सो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। सो फ्रिक्शनल चार्जिंग क्या होती है? चार्जिंग जब हम दो न्यूट्रल सब्सटेंस को रब करें तब जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, तो इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम बोलेंगे चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन। चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन में हम दो न्यूट्रल सब्सटेंसेस को रब करेंगे तो एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे सब्सटेंस पे चले जाएंगे और चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हुए बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास दो कंडक्टर्स लेने, एक तो हमें लेना है चार्ज्ड कंडक्टर, जो कि कैसा हमारे पास चार्ज्ड हो, और एक हमें लेना है न्यूट्रल कंडक्टर। एक हमें कैसा कंडक्टर लेना है? न्यूट्रल कंडक्टर। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को टच करेंगे। इन दोनों का अब हम टच करेंगे या किसी वायर से कनेक्ट करेंगे। या तो हम इसे टच करेंगे या हम इसे किसी वायर से कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये आपने वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ देखा है, हम आगे और बात करेंगे। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों का पोटेंशियल
सेम करने के लिए, इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक इस पर से चार्ज निकल निकल के इस पे आते रहेगा। वैसे हम कंडक्टर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम इसको और डिटेल बात करेंगे, लेकिन एक बार के लिए जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक इस चार्ज कंडक्टर से चार्ज निकल निकल के न्यूट्रल कंडक्टर पे आते रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनको दूर कर देंगे, फिर हम इनको दूर करेंगे, इनको जो अभी हमने इसको टच किया या फिर कनेक्ट किया वैसे अब इनका कनेक्शन हम हटा देंगे और दूर करेंगे। दूर करने के बाद जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, वो कैसा सिस्टम होगा, वो ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हमारे दोनों ही कंडक्टर्स चार्ज मिलेंगे हमें। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मान लो जो हमारा इनिशियल कंडक्टर था उस पे चार्ज था कैपिटल Q, और इस पे जो चार्ज आया वो आया Q1 और इस पे जो चार्ज आया वो आया Q2। अगर ये दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के हुए, इनका नेचर सेम हुआ, इनका सेम डायमेंशंस के हुए, मतलब सेम रेडियस हुआ, मतलब आइडेंटिकल कंडक्टर्स हुए ये, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे होगा, वो होगा Q1 इज इक्वल टू Q2। केस 1, जब हमारे पास ये क्या हो, आइडेंटिकल कंडक्टर्स हो। जब ये हमारे पास नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर्स होंगे तब एक बार के लिए आप याद रख लीजिए, फिर हम जैसे ही अगला चैप्टर जो हमारा आएगा कंडक्टर्स, उसमें हम इन डेप्थ उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा चार्ज Q1 बाई Q2 है वो R1 बाई R2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये किस लिए, फॉर नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर्स। R1 इसकी रेडियस होगी, R2 इसकी रेडियस होगी, सो जो चार्ज होगा Q1 बाई Q2 वो R1 इस टू R2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम आगे चलते और बात करेंगे नेक्स्ट और जो आखिरी चार्जिंग मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन की। अब हम आगे चलते और बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन की, जो होगा हमारा सिक्स्थ और द लास्ट मेथड बाय इंडक्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो हम कोई न्यूट्रल कंडक्टर लेंगे, ये हमारे न्यूट्रल कंडक्टर है इनिशियली, हम इसके पास प्लस क्यू चार्ज को लेकर आएंगे, इसके पास हम क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज को लेकर आके इधर रख देंगे। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस कंडक्टर में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा और इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस है उसको अपने से दूर भगाएगा। सो यहां पे आ जाएगा अपने नेगेटिव चार्ज और यहां पे आ जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज। इस प्लस क्यू की फील्ड की वजह से इस कंडक्टर ने अपने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्ज, in the presence of external charge, या external force, there occurs redistribution of charges in conductor। कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और इसी को हम बोलते हैं इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। और जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए उसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस, एंड द चार्जेस प्रोड्यूस्ड is called
इंड्यूस्ड चार्जेस। ये जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए इसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस। सब इतना नोट करिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें चार्जेस क्रिएट कैसे होंगे, इसमें चार्जिंग कैसे होगी सब्सटेंसेस की। सो इतना आप नोट करिए। सो अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इंडक्शन से चार्जिंग कैसे हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो कंडक्टर्स को लेके आ जाएंगे, दो कंडक्टर्स को लेके आ जाएंगे, उनको टच कर देंगे, दोनों न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल कंडक्टर्स होंगे। अब हम इसके पास क्या करेंगे, अब हम इसके पास क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज की एक रोड लेके आ जाएंगे, प्लस क्यू चार्ज की एक रोड लेके आ देंगे। इस प्लस क्यू चार्ज की रोड की वजह से इन कंडक्टर्स में होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इनमें होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। माइनस आता रहेगा इस तरफ, प्लस आता रहेगा इस तरफ। और हमने पढ़ा था कि कंडक्टर्स में चार्जेस जितने दूर जा सके उतने जाने की फ्रीडम होती है। इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीडम होती है कंडक्टर्स में, जितना दूर वो जा सके उतना चले जाए। सेम फ्रीडम होती है पॉजिटिव चार्जेस के पास, बट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते इधर आ जाएंगे सारे, और एक तरफ हमारे पास हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन आते आते इस सरफेस पे हो जाएंगे इकट्ठा, और यहां हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो इस रोड को ले जाएंगे दूर। अगर हम इस रोड को दूर ले जाएंगे तो हम देखेंगे वापस जो ये चार्जेस है वो वापस रिडिस्ट्रीब्यूट होके इनिशियल कंडीशन में न्यूट्रल कंडक्टर्स की कंडीशन में आ जाएंगे। फिर हम वापस इस प्लस क्यू चार्ज को लाएंगे तो ऐसा ही रिडिस्ट्रीब्यूशन वापस होगा, और उसके बाद हम इन कंडक्टर्स को दूर कर देंगे। ये जो अभी चिपके हुए हैं इनको हम हटा देंगे, तो हमारे पास दो चार्ज कंडक्टर्स मिलेंगे। एक मिलेगा हमारे पास प्लस चार्ज का, और एक मिलेगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाला। और जितना चार्ज इस पे आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज आया तो इस पे आएगा माइनस क्यू चार्ज। सो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कूलम्ब्स लॉ के साथ।